हंस नहीं रहा मुझे पता है, मैं मैथ्स में कैसे हंसूं बताओ, दिस इक्वेशन तो ही कैसे हंसाऊं मैं, कोई एंगल बी ओ सी, हाँ 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 मैं हंसूं कैसे ये तो बताओ। कुछ साइंस वाइंस होती है तो उसमें थोड़ी बहुत स्टोरी होती है, उसमें हंसाया भी जा सकता है, हैं? हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इस सीरीज का नाम रख दिया जाए, जैसे कि 10th क्लास की सीरीज का मैंने नाम रखा है सर्वश्रेष्ठ सीरीज, तो इस सीरीज का मैंने नाम सोचा है एक्सीलेंस सीरीज, क्योंकि क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एनसीईआरटी हमने कर ली है, आर डी शर्मा कर ली है, अब बात रह गई है सिर्फ एक्सीलेंस की, क्योंकि जो एक्सीलेंस का पीछा करता है वही टॉप करता है भाई। तो देर किस बात की, देखते हैं अपने क्वेश्चंस जो है चैप्टर 6 के लाइंस एंड एंगल्स। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, एक बार रीड कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इफ एंगल्स विद मेजर्स x एंड y फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहते किसको हैं। अगर 2 एंगल्स को हम ऐड कर दें और आंसर 90 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, देन एंगल्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल फॉर्म अ सप्लीमेंट्री पेयर, तो वो कह रहे हैं इनमें से हम किसको ऐड कर दें तो सप्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा। तो भाई इसको ऐड करके देख लेते हैं, x प्लस 47 प्लस y प्लस 43। तो देखो x और y की वैल्यू तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 90। और जरा सही से देखिए, उन्होंने इन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला हुआ है, इट मींस ये भी कितना होगा 90, और 90 प्लस 90 क्या होता है 180। और ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 180 आ जाए उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नीचे का आप करके देख लोगे, आंसर 180 नहीं आएगा। आइए बात करते हैं इसकी, वो बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू ई एफ, और साथ में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ये जो पी क्यू लाइन है, ये क्यू है, पी क्यू जो लाइन है वो आर एस के पैरेलल है, मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है आपस में पैरेलल है, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है 25 डिग्री का एंगल, ये एक्स है, और हमें ये भी दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब हमसे वो पूछ रहे हैं एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये पूरा एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्स नहीं पूछा उन्होंने हमसे, एक मिनट रुक जाना भाई, जरा मैं फिगर सही से देख लूं। एंगल कहां गया, क्यू आर एस, ओके ठीक है। देखो ऐसा आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिए हुए आपको पता ही है, तो क्यू आर एस आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए, ये 60 है, देखो इधर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखिए जरा, मैं ये वाला एंगल निकाल रहा हूं, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120। भाई 120 में अगर आप ये ऐड करेंगे तो 145 आ जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को भूल जाइए, इस वाली लाइन को भूल जाइए, ठीक है। तो देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसको भी भूल जाइए, तो ये पूरा एंगल विच इज 145 विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे तो देखो कैलकुलेशन भी हो सकती है, ये निकालो ये निकालो ये निकालो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर है, डायरेक्टली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसा इतना शॉर्ट मैंने इसलिए करा दिया बिकॉज ये एमसीक्यू है, अगर सॉल्व करने वाला होता तो डेफिनेटली हमने जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया था इस टाइप का ही वैसे ही करना होगा, ठीक है। आगे आएंगे, कराऊंगा क्वेश्चंस, डोंट वरी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये नोट कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट 2 टाइम्स द मेजर ऑफ one is equal to 3 times the measure of the
अदर द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल बताना। पहले तो आप ये समझिए कि देखिए एमसीक्यू है तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली ये देखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए पहला है x और दूसरा है y, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। पहली बात तो ये है। इसके बाद वो ये कह रहे हैं एंगल सच दैट दी 2 times the measure of one angle, 2 times the measure of one angle is equal to the 3 times the measure of other। मतलब इसका 2 टाइम्स और इसका 3 टाइम्स क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप यहां से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। सपोज मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली तो 2/3y आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की जगह पर आ जाएगा 2/3y प्लस y इज इक्वल टू 90। एलसीएम ले लीजिए, 2y प्लस 3y ओवर 3 इक्वल्स टू 90। यहां पर आ जाएगा आपका 5y, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कीजिए इसको। 5 1 जा 5 और 5 8 जा, ठीक है। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 24 2 5 54। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है, ये तो हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 54, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया भाई 6 और 3, हाँ 36, ठीक है। तो अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सा छोटा एंगल, वो क्या करे द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल कौन सा है 36, क्योंकि 54 बड़ा है 36 छोटा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब इधर देखिए वो बोल रहे हैं इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 130। तो भाई पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए और एक एंगल ले लीजिए 130 डिग्री, कहीं से भी ले सकते हो, मैंने ये ले लिया, ठीक है। वो बोल रहे हैं देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2 एंगल्स कैन बी। अदर 2 एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2 एंगल्स कैन बी। तो अदर 2 एंगल्स के बाइसेक्टर का जो के बाद जो एंगल बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है भाई। तो पहले तो आप ये देखिए, हाँ जी, तो सपोज ये पूरा एंगल था 2x, x भी ले सकते हो, फिर आएगा x/2। अगर आपने इस पूरे को लिया 2x तो ये बन जाएगा x लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है। अगर आपने ये पूरा एंगल लिया 2y तो ये हो जाएगा y और ये भी कितना हो जाएगा y, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो 2x प्लस 2y प्लस 130 किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा या नहीं होगा। बड़े वाले एंगल को देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, ये वाला एंगल 2x, ये वाला एंगल 2y और ये वाला एंगल 130। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा x प्लस वाई। 180 माइनस 130, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 50। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 25। अच्छा एक बात बताओ, इस अंदर वाले ट्राइंगल का सम भी तो कितना होगा x प्लस वाई प्लस, इसका नाम क्या रखें, चलो z रख देते हैं, क्या रख देते हैं z। तो x प्लस वाई प्लस z, इन 3 एंगल्स का सम तो 100% कितना होने वाला है 180। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है 25, बचा क्या z एंड दैट इज, कुछ लोग z बोलते हैं भाई, z जो बोलना हो बोल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 25 कितना आ जाएगा 5 और 7 माइनस 2 इज 5, 155। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चंस इजी हैं, बस इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसीलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया होगा। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं हमारे एमसीक्यूज। आइए देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। ये जो आपको एंगल थीटा दिख रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन दी गिवन फिगर बिलो। तो
ये जो आपको फिगर दी हुई है इसको देखकर आपको क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू बतानी है। अच्छा एक सेकंड और रुक जाओ, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 21, ठीक है भाई। देखो अब मैं कराऊंगा तब आपको इजी लगेगा, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे होगा। अब देखो जरा, ये वाली दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी कितना आ गया, 21। अब जरा ध्यान दीजिए, एंगल ट्रायंगल CFE ये वाली साइड इसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो बेटा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अब हम यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन आप लिखोगे, सिंस AB इज पैरेलल टू DF, ठीक है, AB जो लाइन है वो DF के इक्वल है, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख दो, कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, कुछ भी रख दो, MN जो भी लिखना हो लिख दो, नहीं तो DF लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा आप एक बात बताइए मुझे, एंगल BCF इज इक्वल टू एंगल GCA। ध्यान दीजिए जरा, BCF किसके इक्वल है, GCA, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आपको रीजन जरूर लिखना है, ठीक है। अच्छा अब आप जरा ये देखिए भाई, ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया, 21, तो ये भी कितना हो जाएगा, 21। इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये 21 आ गया। अब जरा देखिए, एंगल EFC इज इक्वल टू एंगल BCF। ध्यान दीजिए जरा, लो बेटा क्या करते हो हम लोग, थोड़ा उधर हो जाओ, कॉर्नर पे हो आप, इधर साइड में हो, बस ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बस। अब जरा देखिए यहां पर, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो मैंने क्या लिखा है, FEFC ये वाला एंगल BCF इस वाले एंगल के इक्वल होगा। लिखना भी बहुत जरूरी है भाई, एमसीक्यू में तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता दोगे, लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तब आप कैसे करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल दो या फिर ऑल्टरनेट एंगल बोल दोगे तब भी चल जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब जरा देखिए, एंगल EFC, देखिए जरा BCF ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 21, क्या हो गया, किसकी, हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, लो बच्चे समझ जाते हैं भाई, थोड़ी बहुत एरर हो जाते हैं। तो देखो इधर BCF की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या है, BCF की वैल्यू आपको 21 डिग्री दी हुई है, तो EFC की वैल्यू भी कितनी हो गई, 21 डिग्री। अब जरा देखो, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, CFE, क्या आपको ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है, CFE, यहां पर क्या है, FE जो है वो किसके इक्वल है, FC के इक्वल है। FE जो है वो FC के इक्वल गिवन है, और अगर गिवन है तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल FEC will be equals to एंगल FCE। ध्यान दीजिए जरा, एंगल FEC ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल FCE के। क्यों, बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल,
बेस एंगल्स लिख दो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब जरा यहां पर आ जाइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एंगल एफ सी ई या ई एफ सी, ई एफ सी, ई एफ सी प्लस एंगल एफ ई सी प्लस एंगल एफ सी ई, ध्यान दीजिए जरा, मैंने लिखा ई एफ सी ये वाला एंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, एफ ई सी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा ई एफ सी ये वाला एंगल, प्लस फिर मैंने लिखा एफ ई सी ये वाला एंगल, प्लस फिर मैंने लिखा एफ सी ई ये वाला एंगल। इन थ्री एंगल्स का सम कितना होगा, 180। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब जरा देखिए, ये वाला एंगल दिया हुआ है 21, ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा, ये वाला एंगल भी दिया हुआ है थीटा, ये कितना हो गया 180। देखो ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, थीटा प्लस थीटा क्या हो गया 2 थीटा। थीटा क्या है भाई, एंगल होता है, एंगल, ठीक है, एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा हम यूज करते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 थीटा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 9, यहां पर आ जाएगा 5, यहां बचेगा 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 159 डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा कितना आ जाएगा भाई 7 और 8.5, ये आ जाएगा थीटा 78.5, ठीक है 8, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया है मैंने। इन गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू ED, AB जो है वो ED के पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। साथ में BC जो है वो EF के पैरेलल है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब वो आपसे ये कह रहे हैं शो दैट एंगल ABC और साथ में एंगल DEF, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा। तो देखिए जरा कैसे लिखोगे आप, गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत पड़ेगी, हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है, बट आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखेंगे अपना प्रूफ, ठीक है। पहले गिवन देखिए, हमेशा आपको पहले क्या करना, देखो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको तो क्वेश्चन पेपर स्कूल से मिलेगा ना, तो आपको करना क्या है, आपको पहले गिवन लिखना है। गिवन क्या क्या है, BA इज पैरेलल टू ED, कॉमा BC इज पैरेलल टू ED, EF। यहां आ जाइए, टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है ABC प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू 180। कंस्ट्रक्शन जरा देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, इस FE को आगे बढ़ा रहा हूं और कहां तक लेकर जा रहा हूं, M तक लेकर जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, प्रोड्यूस FE to M which intersects AB at M, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। आप लिखोगे सिंस BC इज पैरेलल टू MF, वही वाली कंस्ट्रक्शन हो गई, तो ये वाली लाइन इस पूरे लाइन की क्या होगा पैरेलल हो जाएगा, लिख दोगे बाय कंस्ट्रक्शन। अब आपको क्या करना है जरा ध्यान दीजिए, एंगल ABC प्लस एंगल BAE, ध्यान दीजिए ABC एंड BME है, सॉरी BME, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, एंड द रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स, ऐसे, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन भी ले लेते हैं, सिमिलरली या फिर नाउ AB जो है
वो पैरेलल है किसके? ईडी के। AB जो है वो ईडी के भी पैरेलल है, या फिर हम यूं कहें कि MB जो है, MB जो है वो ईडी के पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। भाई जैसे कि ये पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है नहीं होता? अब इसको घुमा दो, जब आप घुमाओगे तो ऐसा बन जाएगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन इज, तो बी एम ई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो हो जाएगा डी ई एफ के। ध्यान दीजिए जरा, बी एम ई ये वाला एंगल डी ई एफ इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं बी एम, अरे रुक जाओ यार थोड़ी देर के लिए, बीएमई की जगह पर क्या मैं डीईएफ लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो बीएमई की जगह पर डीईएफ लिखा जा सकता है, दोनों इक्वल है। अब मैं क्या कर रहा हूं? ए बी सी प्लस बीएमई की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं? डीईएफ लिख रहा हूं, डीईएफ विच इज 180। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप में। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इन गिवन फिगर AD इज पैरेलल टू BC। देखिए जरा, AD जो है वो पैरेलल है किसके? BC। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और साथ के साथ उन्होंने दिया हुआ है कि जो EF है, EF जो है वो AB के पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, अब जरा देखिए, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? एक एंगल में दिया हुआ है DAB 60 डिग्री का। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, जरा देखिए, CEF। इजी सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे करोगे जरा देखिए। आप मुझे ये बताइए, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 1। तो हम लिखेंगे सिंस DA इज पैरेलल टू CB या BC। ठीक है, जो भी लिखना चाहे, AD इज पैरेलल टू BC। अब आप मुझे ये बताइए कि एंगल DAB प्लस एंगल ABC, DAB प्लस ABC, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। रीजन क्या है जरा देखिए, लाइंस के साथ में तो को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है ये? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा, इसमें ये वाला एंगल जो है वो हमें गिवन है DAB, ये वाला एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री का। ABC 180, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई साहब? माइनस। तो एंगल ABC कितना आ गया? 120 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल आ गया 120। अब यहां तक पहुंचने के लिए बेटा दिमाग चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये दोनों क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बनाई हुई नहीं है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर बना देंगे तब तो बहुत इजी हो जाएगा, तो आपको माइंड में सोचना है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आप क्या लिखोगे? नाउ यहां पर क्या होगा? AB जो है या EF जो है वो पैरेलल है AB के, EF जो है वो AB के पैरेलल है। तो एंगल FEB इज इक्वल टू एंगल ABC। देखिए जरा, FEB ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ABC। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अब जरा देखिए, और ये वाला एंगल तो हमें पता ही भाई, एबीसी तो हमें पता ही है, एंगल एबीसी तो हमें पता ही है कितना है 120 डिग्री, तो ये आ गया 120। एनी प्रॉब्लम? अब आगे आ जाइए, ये 120 आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ई एफ ई बी 180 होगा। सी ई एफ ये वाला एंगल, ई एफ ई सी, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। ये वाला एंगल हमें ऑलरेडी नहीं, ये वाला नहीं पता, एंगल सी ई एफ हमें नहीं पता, लेकिन एंगल एफ ई सी तो पता है, विच इज 120, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 180 के। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, 180 माइनस 120, तो एंगल सी ई एफ कितना आ गया? 60 डिग्री। इस तरीके से ये वाला एंगल निकाला जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी एग्जामिनर से लिया गया है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इन गिवन फिगर M and N आर टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो M ये वाला और N ये वाला, ये टू प्लेन मिरर्स रखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये वाला मिरर और ये वाला मिरर क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री ऑब्वियसली। शो दैट इंसिडेंट रे CA इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे BD। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये शो करना है कि जो CA है वो किसके पैरेलल है? BD के। हमें क्या शो करना है? CA इज पैरेलल टू BD। ठीक है, अब जरा देखिए गिवन क्या है। गिवन ये है बेसिकली यहां पर कि M जो मिरर है वो N के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये गिवन है। अब जरा देखिए, सब कुछ तो गिवन ही है, मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, लाइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें। ठीक है, लाइट वाले चैप्टर में क्या रहता है? ऐसे प्लेन मिरर रहता है और यहां से इंसिडेंट रे आती है और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। ये होती है इंसिडेंट रे और ये होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर बीच में होती है एक नॉर्मल, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। अच्छा, यहां पर जो इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस अब इनकी जरूरत पड़ने वाली है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और याद रखना बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ाए जाते हैं 8th क्लास में। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ाया तो सुन लो, ये होगा अगर 30 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ऊपर नीचे दोनों एंगल क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। अब आ जाइए जरा, आप मुझे ये बताइए कि मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ BP परपेंडिकुलर टू। अच्छा एक बात और छोड़ो, ये तो गिवन ही है, आप खुद सोचिए, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका देखो नॉर्मल जो है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला नॉर्मल जो है देखो ना, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो बीच में क्या होगा? नॉर्मल। और जो नॉर्मल है वो मिरर के ऊपर हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, तो अपने आप ही ये कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं बोल रहा हूं इन ट्रायंगल BPA। ठीक है, एंगल BPA कितने डिग्री का है? ऑब्वियसली 90 डिग्री का है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल बीपीए, इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा 180। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें हमें ये पता है, ये हमें पता है 90 डिग्री होता है। अब ये प्लस में है, ये उधर जाकर क्या होगा माइनस, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम किसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। अगर एक बात बताइए, यहां पर हमें यह पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल। अगर ये 30 और ये भी 30, तो अगर मैं 30 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी मुझे पूरा 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 2 एंगल 2, यहां पर भी 2 आ जाएगा, 2 एंगल 3, और यहां पर 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 180। इसको ले लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा एंड एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा? रीजन होगा, यहां पर लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप क्लियरली देख भी सकते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा हुआ है 1 and 2। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे इक्वल। रीजन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैं जरा इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है? अभी बचा हुआ है। शुरू करें? तो देखिए इधर जरा, क्या मैं एंगल 2 की जगह पर 1 पुट कर सकता हूं? क्या मैं एंगल 2 की जगह पर 1 पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के। और एंगल 3 की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं? एंगल 4। क्या पुट कर सकता हूं? एंगल 4। ये भी कितना आ रहा है 180। वैसे इसकी जरूरत है 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? ठीक है, कोई बात नहीं, 2 से नहीं करता तब भी चल जाता। चलो कोई बात नहीं, मैं क्या कर रहा हूं इसमें पुट कर रहा हूं। देखो ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूं। ठीक है, एंगल 1 में एंगल 2 की जगह पर एंगल 1 पुट कर दीजिए, एंगल 3 की जगह पर एंगल 4। इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना आ जाएगा 180। ठीक है, एंगल 2 की जगह पर एंगल 1 पुट कर दिया। क्यों पुट कर दिया? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये वाला स्टेप आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, एंगल 3 की जगह पर एंगल क्या पुट कर दिया 4। ठीक है, इक्वल आ गया। इसको ले लिया मैंने सेकंड इक्वेशन। अब मैं कर क्या रहा हूं, एडिंग, अच्छा हाँ जरूरत पड़ेगी भाई, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब याद आया, जरूरत पड़ने वाली है। देखो इधर, इसको और इसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? मैं कर क्या रहा हूं, देखो जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल गिव यू 90 प्लस 90। ठीक है, अच्छा 1 और 2 को आप साथ में ले लीजिए, 1 और 2 को, एंगल 1 प्लस एंगल 2। 3 और 4 को साथ में ले लीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4। इन दोनों को साथ में ले लीजिए, और 90 प्लस 90 कितना हो गया बेटा 180। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 और 2 मिलाकर क्या बन रहा है CAB। एंगल 3 और एंगल 4 को जरा देखकर बताइए DBA।
ए के इक्वल बन रहा है नहीं बन रहा है? और 2 जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये अगर ऐसा हो जाए कि दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके को इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाता है? 180। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर, या अगर आप लिखते हो सिंस को इंटीरियर सम ऑफ, ऐसे लिखो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180, therefore जो सी ए है वो क्या हो गया? पैरेलल टू डी बी। देखो सर, अगर ये पूरा एंगल और इस पूरे एंगल का सम 180 आ रहा है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी ऑब्वियसली। अगर लाइंस पैरेलल होती है तो को इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाए तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती है। दोबारा सुन लीजिए, अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, और अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ जाए तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये नोट कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, बट मोस्टली एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। एक बार रीड करते हैं। इन गिवन फिगर POQ is a line and ray OR is perpendicular to PQ। तो जो OR है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद OS is another ray lying between OP and OR। Prove that ये ORS is half of the angle PQ QOS minus POS। ठीक है, देखिए जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिवन देखिए क्या है, गिवन ये है कि OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पर, OR जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है। अब जरा प्रूफ, टू प्रूफ हम यही लिख लेंगे, एंगल ROS इज हाफ ऑफ द एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, अब जरा देखिए प्रूफ, देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि एंगल POS प्लस एंगल SOR, POS एंड SOR, क्या ROS बोला है? ROS, तो इसको ROS ही लिखना। देखो POS एंड ROS, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री। ROS, अब जरा देखिए इन दोनों एंगल POS एंड ROS, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? ऑब्वियसली देखो, इधर अगर 90 डिग्री का है तो इधर भी कितना होगा? 90 डिग्री। रीजन क्या होगा? OR इज परपेंडिकुलर टू POQ। ये वाली लाइन जो है वो इस पर POQ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन। अब जरा ध्यान देना, जो नेक्स्ट स्टेप है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एंगल SOQ में से, ध्यान दीजिए, SOQ में से अगर मैं ROS ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो कितने डिग्री का एंगल बचेगा? एंगल ROS, तो 90 डिग्री एंगल बचेगा। दोबारा समझ लीजिए, SOQ में से अगर मैं ROS माइनस कर दूंगा तो यही तो एंगल बचेगा, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये रही हमारी सेकंड क्वेश्चन। यहां पर भी रीजन क्या रहेगा? OR इज परपेंडिकुलर टू POQ। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये दोनों ही 99 डिग्री के इक्वल है, तो क्या मैं इसको और इसको इक्वेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री, तो एंगल POS प्लस एंगल ROS किसके इक्वल आ जाएगा? SOQ माइनस एंगल ROS। ठीक है, ये वाली वैल्यू इस वाले के इक्वल आ गई। अब ROS इधर ले आइए, क्यों? क्योंकि ROS सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये जो आपका
पीओएस है इसको उधर ले जाएंगे, क्योंकि पीओएस उस तरफ लिखा हुआ है। तो ये माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। SOQ ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस। इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, एंगल ROS। 2 टाइम्स आ गया भाई, 2 बार है तो 2 बार ऐड करके लिख दिया। यहां पर क्या आएगा, एंगल SOQ माइनस एंगल POS, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, सिंपल खत्म क्वेश्चन। एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एंगल SOQ माइनस POS, हैंस। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना है, इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। सिर्फ ये वाला अगर आपको स्टेप याद हो गया, समझ में आ गया, याद तो नहीं, समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका एनसीईआरटी का ही है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेगुलरली आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो जरा देखिए, एक बार रीड करते हैं। इन गिवन फिगर, रे SO stands on a line POQ, जो OS लाइन है वो POQ पर स्टैंड करती है। इसके बाद रे OR एंड OT, देखो जरा ध्यान देना, OR और OT एंगल्स को क्या करती है, बायसेक्ट करती है। ठीक है, OT आर बायसेक्टर्स ऑफ एंगल POS। ये वाली जो OR है वो POS का बायसेक्टर है, और जो OT है वो QOS का बायसेक्टर है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने हमें एक एंगल भी दिया हुआ है, कितना, POS, ये पूरा एंगल दिया हुआ है X। तो अगर ये लाइन इसकी बायसेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, X/2, और ये भी कितना हो जाएगा, X/2। ठीक है, अब आप जरा इधर देखिए, हमसे उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने हमसे पूछा है ROT, ये पूरा एंगल। तो देखो ये तो हमें पता चली गया X/2, ये वाला एंगल अगर हमें और पता चल जाए, दोनों को ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ROT। तो ROS हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, SOT या फिर TOS, कुछ भी बोलते। ठीक है, आ जाइए बेटा, आप मुझे ये बताइए, देखो इधर, सिंस हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि POS इज इक्वल टू X, एंड सामने हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये भी दिया है कि जो OR है वो POS का क्या है, बायसेक्टर है। OR इज अ बायसेक्टर ऑफ एंगल POS। तो अगर मैं ROS निकालना चाहता हूं तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एंगल POS का हाफ। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, देखो तो जरा, मुझे अगर ROS निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, POS का हाफ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इसका बायसेक्टर है। तो एंगल ROS तो हमें मिल गया हाफ ऑफ एंगल X, मतलब X/2। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि POS प्लस एंगल SOQ, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा या नहीं होगा, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। जरा ध्यान दीजिए, POS इस पूरे एंगल और SOQ इन 2 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। अच्छा, इसमें से POS की वैल्यू हमें पता है, POS की वैल्यू हमें पता है कितनी, X। हमें किसकी चाहिए, SOQ की, विच इज 180। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 माइनस X। अच्छा जरा एक बात बताइए, नाउ जो OT है वो बायसेक्ट करती है किसको, एंगल SOQ को। जरा ध्यान दीजिए, जो OT लाइन है वो एंगल SOQ को बायसेक्ट करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देन होगा क्या, जरा ध्यान दीजिए कि अगर मैं बात करूं एंगल SOT जिसकी हमें जरूरत है,
SOT की, ये SOT है वो क्या होगा, SOQ का हाफ होगा या नहीं होगा? हाँ जी भाई, SOQ का हाफ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बाइसेक्टर। इधर आ जाइए। अब एंगल SOT किसके इक्वल आ चुका है, जरा देखिए, हाफ ऑफ एंगल SOQ, और SOQ की वैल्यू हमें पता है कितनी, 180 माइनस x। एनी प्रॉब्लम? ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जो हमने सोचा था कि ROS और SOT की वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो मैं दोनों को ऐड करके क्या निकाल लूंगा, ROT की वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इधर देखो जरा, ROS लेफ्ट हैंड साइड में है ROS, राइट, और इधर क्या है SOT। दोनों लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और दोनों राइट हैंड साइड भी ऐड होगी। एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखिए, ROS और SOT दोनों ऐड होंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ROT। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, x/2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x/2। x/2 से x/2 कैंसिल आउट, और इस 2 से आ जाएगा कितना, 90। तो ROT कितना आ गया, 90 डिग्री। और हमें क्या, ROT ही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ROT 90 डिग्री का आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो अगेन मैंने आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है। देखिए जरा क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। देखिए बी और सी के जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर का मतलब ये है कि भाई ये वाला एंगल इसको बाइसेक्ट करेगा, ये वाली जो लाइन है वो इसको बाइसेक्ट कर देगी, मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। और सिमिलरली ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये वाली लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या है यहां पर, गिवन है आपके लिए कि, ठीक है, BO and OC bisects एंगल B and एंगल C, ठीक है। जो BO और CO है वो एंगल B और C को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, टू प्रूव देखिए जरा, प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि BOC ये वाला एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा ऑब्वियसली। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, एंगल B और C, ठीक है, इसको B और C को उधर ले जाइए, तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर इसको छोड़ दीजिए, एंगल B और C ले लीजिए, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से मैं क्या कर रहा हूं, बाइसेक्ट कर रहा हूं। जब आप बाइसेक्ट करोगे तो यहां पर भी, यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, यही आ जाएगा। तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू, देखो इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 90 माइनस एंगल A। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल, अब जरा देखिए छोटे वाले ट्राइंगल, पहले मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया था, अब छोटा वाला ट्राइंगल देखिए BOC। नाउ इन ट्राइंगल BOC मैं लिख रहा हूं एंगल OBC प्लस एंगल, क्या बीमारी यार, पैरों
कौन कर रहा है? मत शांत रहो। ओ सी बी प्लस एंगल, देखो जरा दो लिखी मैंने, ओबीसी एंड ओसीबी। अब इस वाले एंगल की बारी, बीओसी, एंगल बीओसी। इन थ्री एंगल्स का सम भी कितना होगा? 180। रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जरा सही से देखिए, क्या मैं इस वाले एंगल को ओ बी सी, इस वाले एंगल को क्या मैं हाफ ऑफ एंगल ए बी सी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं एंगल ओ सी बी को हाफ ऑफ एंगल ए सी भी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि वो इसका बाइसेक्टर है। तो एंगल ए सी बी लिख दिया, इसको ऐसे छोड़ दो, तो बी ओ सी, ये कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, अब आगे बताइए, इन दोनों में से, इन दोनों को जरा देखिए सही से। हाँ, यहां पर देखिए जरा, हाफ ऑफ ए बी सी का मतलब ये है कि हाफ ऑफ एंगल बी। हाफ ऑफ एंगल ए सी बी का मतलब है हाफ ऑफ एंगल सी। और प्लस में क्या था? देखो जरा, मैंने हाफ ऑफ एंगल ए बी सी को हाफ ऑफ एंगल बी लिख दिया शॉर्ट में। यहां पर देखिए, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी को मैंने क्या लिख दिया? हाफ ऑफ एंगल सी शॉर्ट। फिर इसके बाद ये तो बच गया ना कि एंगल बी ओ सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जरा सही से देखिए, इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, और यहां पे क्या रहेगा? बी ओ सी, और इसके इक्वल में क्या है? 180 डिग्री। अब आ जाइए जरा प्रूफ पे। प्रूफ में मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए क्या? बी ओ सी, तो इसको छोड़ दीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब कुछ लेकर जाइए उधर। तो 180 ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस। आ गया एंगल बी ओ सी। देखिए 180 माइनस 90 कितना होता है? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल, तो ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना 13th क्वेश्चन, जो अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीड कीजिए, इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? जो ई एफ है वो क्या है? डी क्यू के पैरेलल है। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, अब जरा देखिए, मैंने गिवन लिख रखा है, ये चीजें गिवन है और प्रूव हमें वो थ्री करने हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? पी डी क्यू ये वाला प्रूव करना है। इसके बाद ए ई डी ये वाला प्रूव करना है। ठीक है, मैं 3 करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सीधी सी बात है। अगर ये 34 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 34। रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो आप लिखोगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, होगा क्या? एंगल सी डी, एंगल ए ई डी जो है वो किसके इक्वल होगा? देखो जरा, ए ई डी जो है वो किसके इक्वल होगा? सी डी पी के। और रीजन क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे पीछे कर सकते हो, उससे कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो एंगल ए ई डी कितना है? 34 डिग्री। या इसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं? ए ई डी ये तो निकाल दिया, फिर पी डी क्यू ये वाला भी निकाल सकते हैं, और डी ई एफ देखते हैं, डी ई एफ ये निकाल लेते हैं, स्ट्रेट एंगल से निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, एंगल ए ई डी प्लस एंगल
डी ई एफ प्लस एंगल ई एफ ई बी। देखिए जरा, ए ई डी, डी ई एफ एंड एफ ई, इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा 180। रीजन क्या होगा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब इसमें से हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी 34। देखो जरा, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी 78, ये 180। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 2 कैरी 1 10 11। इसको और इसको ऐड किया है, ठीक है। अब जरा देखिए, ये 180 में, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, तो 180 माइनस 112 सॉल्व करोगे, डी ई एफ कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 8 और 6 68। अच्छा, अगर ये 68 आ गया, 68 क्या है, ठीक है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 68। रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ उन्होंने क्या बोला है, ई एफ जो है, ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, डी क्यू के। और अगर ऐसा है तो एंगल पी डी क्यू, पी डी क्यू किसके इक्वल होगा, डी ई एफ के इक्वल होगा, डी ई एफ के इक्वल, ठीक है। तो एंगल पी डी क्यू किसके इक्वल आ गया 68। अच्छा, रीजन भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला एंगल क्यू इसके इक्वल है। रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कितना आ गया 68। तो अब आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने 3 पार्ट्स हमसे पूछे थे वो हमने प्रूव कर दिए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है भाई कैसे, कौन से साइड, कौन से एंगल यूज करने हैं। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इजी था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका एनसीईआरटी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8। एक बार रीड कीजिए, बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर प्रोड्यूस टू ई एंड डी रिस्पेक्टिवली इफ बाइसेक्टर्स ऑफ बाइसेक्टर्स बीओ एंड सीओ ऑफ एंगल CBE and BCD respectively meet at O, then prove that angle BOC is equal to 90 minus half of angle BAC। क्वेश्चन को समझाता हूं और ध्यान से समझना। वो बोल रहे हैं एक ट्राइंगल है ABC, AB साइड को प्रोड्यूस किया गया है E तक, बढ़ाया गया है इसको, और AC वाली साइड को प्रोड्यूस किया गया है D तक, ठीक है। जब ऐसा हुआ है तो यहां पर एक एंगल बन गया है CBE और इधर एक एंगल बन गया है BCD। इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स मीट करते हैं किस पर, O पर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मींस 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, गिवन में मैंने ऑलरेडी लिखा है कि जो BO है एंड CO है वो बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का। गिवन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव यह करना है कि BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहली बात तो आप ये देखिए कि ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टीज यूज होंगी, नीचे एंगल का बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर का यूज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक एंगल दिया हुआ है BOC, इसका मतलब कुछ ना कुछ यूज होगा इस नीचे वाले ट्राइंगल के एंगल्स का। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा हुआ है एंगल BAC, तो कहीं ना कहीं इस वाले ट्राइंगल के एंगल्स का भी यूज होगा। इज दैट क्लियर? पहले मैं क्या करता हूं, नीचे वाले ट्राइंगल्स के एंगल्स फाइंड आउट करता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत है BOC की। अगर मैं नीचे वाले एंगल्स की बात करूं तो नीचे वाले ये दोनों एंगल्स क्या हैं, हाफ ऑफ एंगल CBE, और ये वाला एंगल क्या है, हाफ ऑफ एंगल BCO। इज दैट क्लियर?
क्या मैं कोई रिलेशन निकाल सकता हूं इन दोनों एंगल्स में और इन दोनों एंगल्स में? डेफिनेटली निकाल सकते हो। कैसे? अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एंगल CBE प्लस एंगल CBA। ध्यान से देखिए, CBE एंड CBA, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं CBE प्लस एंगल CBA। CBA की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? Y लिखा जा सकता है, तो मैंने Y लिख दिया। आगे क्या है? 180। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 180 माइनस Y। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, क्या मुझे CBE एंगल की जरूरत है? नहीं। अगर आप नीचे वाले ट्रायंगल के एंगल्स निकालना चाहते हैं तो आपको CBO की जरूरत पड़ेगी, ना कि CBE की। तो क्या मैं CBO निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर आप इसका हाफ कर दें, CBO क्या है? यह है हाफ ऑफ एंगल CBE। तो मैं क्या कर रहा हूं? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहां पर आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल CBE और यहां पर भी क्या लग जाएगा? हाफ ऑफ एंगल 180 माइनस Y। इज दैट क्लियर? अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए, CBE का अगर आप हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CBO। तो मैं इसकी जगह पर लिख रहा हूं CBO। यहां पर आप चाहें तो इसको अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ 1/2, मतलब y डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 आ जाएगा। एंगल CBO इज इक्वल टू 90 माइनस y/2। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा देखिए जरा, मैंने CBO इस नीचे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल तो निकाल लिया है। अब मुझे किसकी जरूरत है? इस वाले एंगल की। तो मतलब बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है BCO। BCO कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? क्या मैं कोई रिलेशन बना सकता हूं इस ऊपर वाले एंगल और इस पूरे नीचे वाले एंगल में? अगेन लीनियर पेयर। तो मैं क्या लिख रहा हूं? एंगल BCD प्लस BCA और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। अच्छा अब जरा देखिए, BCD को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, BCD। क्या आप BCA की जगह पर एंगल Z लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे यहां पे लिख दिया था। एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखिए, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। अब जरा देखिए, मुझे BCO इस वाले एंगल की जरूरत है, ना कि BCD की। मैं क्या BCO निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अगर BCD का हाफ कर दो। क्यों? क्योंकि CO क्या है? इसका बाइसेक्टर। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ ऑफ एंगल BCD और यहां पर क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ एंगल 180 माइनस Z या Z, जो भी आप बोलना चाहें। अगर BCD का हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? BCO और हाफ को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 और हाफ को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो Z/2। 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 90। तो इसका मतलब एंगल BCO कितना आ गया? 90 माइनस Z/2। ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब जरा देखिए, अब मैं इन 3 एंगल्स के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं। इन ट्रायंगल BOC में आपको कौन कौन से एंगल्स नजर आ रहे हैं? एक तो CBO, सेकंड क्या है? BCO प्लस BOC,
इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा 180। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर कट गया है तो सुन लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा CBO की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं एंड दैट इज 90 माइनस y/2। अब जरा देखिए BCO की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं एंड दैट इज 90 माइनस z/2। हमें क्या चाहिए BOC, तो ये है 180। इन दोनों वैल्यूज को मैं उधर लेकर जा रहा हूं, ठीक है। क्या हो गया BOC है, ये लो एंगल BOC 180। देखिए ये प्लस में था उधर जाकर माइनस, ये प्लस में था उधर जाकर माइनस, ये माइनस में था उधर जाकर प्लस, ये भी माइनस में था उधर जाकर प्लस। देखिए 180 में से 90 माइनस करोगे 90 बचेगा, 90 में से 90 माइनस करोगे 0, मतलब कि ये तो खत्म हो गया। तो BOC कितना आ गया, देखिए 1/2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 1/2 ले लिया मैंने कॉमन इन दोनों में से, क्या बचेगा y प्लस z, ठीक है। ये रही मेरी थर्ड इक्वेशन। तो यहां तक हम पहुंच गए, अब स्पेस नहीं है, ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना बचा हुआ पार्ट। तो बात करते हैं, अगर बेसिकली मुझे y प्लस z की वैल्यू मिल जाए तो हम इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा y प्लस z कहां से मिल सकता है, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में। तो भाई वैल्यू पुट करते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंगल x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y प्लस z की, तो ये प्लस में है उधर जाकर माइनस हो जाएगा 180 माइनस x। इज दैट क्लियर। अब ये वाली वैल्यू मैं क्या करूंगा, उसमें पुट कर दूंगा, पुट y प्लस z इज इक्वल टू 180 माइनस x इन थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या है, BOC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल y प्लस z। तो y प्लस z की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, BOC इज हाफ ऑफ 180 माइनस x। इस 180 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दो, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x कौन सा एंगल है, BAC, तो यहां पर पुट कर देता हूं BAC। अब इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, BOC 180 डिवाइडेड बाय 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे हाफ ऑफ एंगल BAC। देखो इसको कैंसिल आउट करोगे क्या आ जाएगा 90। तो बेसिकली जब हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा तो 90 आ जाएगा। तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन, जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये हमें प्रूव भी करना था, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने असर्शन रीजन के क्वेश्चन। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस रहेंगे असर्शन रीजन के, एंड उसके बाद करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। प्लीज नोट इट डाउन। तो असर्शन रीजन में आपको पता ही है 4 ऑप्शंस हैं जो फिक्स्ड है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको रीड करके बता देता हूं। फर्स्ट जो ऑप्शन आपका रहेगा सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस के लिए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, कॉमा स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जरा रीड कीजिए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो आपका रहेगा थर्ड वन, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। D and last option will be statement 1 is false and statement 2 is true, ठीक है। तो ये है आपका assertion और ये है आपका reason। एक बार रीड करते हैं और समझते हैं वो क्या बोल रहे हैं। PQ is parallel to RS, then angle ACB equals to 90 डिग्री, ये बोल रहे हैं। चलिए जरा थोड़ी सी यहां पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करके निकालते हैं। देखिए अगर ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं पैरेलल टू PQ एंड RS, तो होगा क्या, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 90 डिग्री 50 डिग्री बन जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा को इंटीरियर एंगल से देखिए, हमें पता है ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होता है 180, तो 140 में आप क्या ऐड करेंगे
40, तब ये कितना बन जाएगा 180। अब आप क्लियरली देख सकते हैं 40 प्लस 50 कितना हो गया 90। तो असर्शन जो है वो करेक्ट है कि अगर PQ एंड RS पैरेलल है तो ACB कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो असर्शन तो ठीक है। अब आ जाते हैं रीजन पे। इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑब्वियसली ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ऑब्वियसली अगर देखो कोई भी टू पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब हमारा रीजन भी ठीक है और ये वाला रीजन यहां पर यूज भी किया गया है। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, as well as statement 2 is the correct explanation of statement 1। इसका मतलब A is the correct option। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 की मैंने फिगर पहले ही बना दी थी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 भी डिस्कस करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, AB जो है वो पैरेलल है CD के। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, आपको पता ही है। ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, एंगल ABE ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है और एंगल ECD ये 110 है। तो एंगल BEC 60 डिग्री का होगा। देखिए जरा, आपको पता ही है NCERT में यहां पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये 130 है, तो 130 में आप कितना ऐड करेंगे तो ये 180 बन जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा 50 डिग्री का। ठीक है, और अगर आप यहां से देखें तो ये वाला कितना हो जाएगा 70 डिग्री का। ये वाला एंगल क्या है, मिसिंग है। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, 50 प्लस x प्लस 70, ये कितना आ जाएगा भाई 180। रीजन क्या है, स्ट्रेट एंगल। यहां पर x इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को ऐड करोगे 120 आ जाएगा। ये प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 60। समझ में आ गई बात। तो यहां पे ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, अब जरा देखिए, वो कह रहे हैं अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। आइए रीजन पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। टू पैरेलल लाइंस है इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। देखिए स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन क्या ऑल्टरनेट एंगल्स का यहां पर कोई यूज किया हमने, नहीं। इसका मतलब यह है कि इस वाली फिगर में इस वाली स्टेटमेंट का कोई भी यूज नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, देयरफॉर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका रहेगा बी। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना 17th क्वेश्चन विच इज द लास्ट असर्शन रीजन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 रीड कीजिए। AB इज पैरेलल टू CD। देखिए इधर AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। इसके बाद उन्होंने एंगल हमें 60 दे दिया ये वाला, और ये दे दिया 110। ठीक है, हमसे वो पूछ रहे हैं AOC ये वाला एंगल। तो भाई कैसे बनाए, ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं है कहीं पर, ये वाली साइड भी किसी के पैरेलल नहीं, बस ये दोनों पैरेलल है। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होने वाली है, कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन अगर ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, रीजन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और यहां पे इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, और अगर आप इसको x मान लें तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टीज इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा 180। अच्छा, x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस होगा और 30 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। इसका मतलब
असर्शन तो ठीक है भाई कि अगर ये दोनों एंगल 50 और 110 है तो ये वाला एंगल 50 डिग्री का होगा, ठीक है, 60 और 110। अब आ जाइए रीजन पे पढ़ते हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हाँ जी भाई, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, नहीं भाई ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स बेटा इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब ये जो रीजन दिया हुआ है वो क्या है, गलत है, और इंटीरियर एंगल का यहां पे कोई यूज भी नहीं हुआ है, तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन यहां पर आ जाएगा आपका कौन सा, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। तो ये थे आपके 3 असर्शन रीजन के क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस, प्लीज नोट इट डाउन। आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इन द गेम पीरियड द टीचर ऑफ क्लास 9th divides the students of the class into groups of 8 students and instruct each student of one of the groups to stand at a particular spot and mark it, and then the teacher connects those positions with a rope as shown in the given figure below. In the figure, points A, B, C, D, E, F, G and H represent the position of the students at certain points, making certain angles with each other. ठीक है, समझाता हूं मैं। वो बोल रहे हैं कि पीरियड चल रहा है, गेम पीरियड, और कुछ स्टूडेंट्स को 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और कहीं कहीं पर उनको खड़ा कर दिया गया, ठीक है। और जिस जिस पोजीशन पे वो खड़े हुए हैं उनको रोप से ज्वाइन कर दिया गया है। जैसे कि पहला स्टूडेंट ए पर खड़ा हुआ है, दूसरा बी, देन सी, डी, ई, ये है ई, एफ, जी, एच, इस तरीके से स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं और इन सभी को ज्वाइन कर दिया गया है। और कुछ एंगल्स बन रहे हैं, वो एंगल्स भी बना दिए गए हैं, ठीक है भाई। ये दिख नहीं रहा बट ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है, फिगर में मैंने आपको दिखाई दिया है। ये 50 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है और ये है 90 डिग्री का, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वो कह रहे हैं अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द लाइन एजी। तो भाई एजी जो लाइन है उस पे लीनियर पेयर कहां पे बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल, मतलब कि ए बी सी एंड जी बी सी, ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। किस पे बना रहे हैं, एजी लाइन पर। तो देखते हैं जरा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ए बी सी एंड जी बी सी, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर आ जाइए सेकंड पे। सेकंड वो बोल रहे हैं फाइंड एन एंगल नॉट एडजेसेंट टू बट कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल एफ जी सी। तो पहले एफ जी सी देख लेते हैं भाई, कहां पर है एफ जी सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसका हमें क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ट्राइंगल आपको जी डी ई नजर आ रहा होगा। जी डी ई में ये तो हो गया 90 डिग्री, तो बाकी दोनों बचे हुए एंगल्स का सम कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट नहीं है। तो देखिए एंगल ई कहां पर दिया हुआ है, एंगल ई जी डी जी ई डी, ये वाला एंगल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, एन एंगल विच इज एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री टू एंगल डी सी बी। देखिए जरा डी सी बी कहां पर है, डी सी बी, ये वाला एंगल, इसका क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिसका सम 180 हो, ठीक है। सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए और साथ में एडजेसेंट भी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा और साथ में ये दोनों एडजेसेंट भी हैं, वो कह रहे हैं एडजेसेंट भी होना चाहिए। इसका मतलब एंगल बी सी जी या फिर जी सी बी, देखते हैं जरा सी सी सी, तो ये देखिए बी सी जी, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इफ जी एफ इज इक्वल टू जी सी, ध्यान दीजिए बेटा जरा,
जी एफ ये वाली साइड जो है वो जी सी इस वाली साइड के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स, मैं दोबारा से बनाकर दिखा देता हूं, थोड़ा बड़ा करके बनाकर दिखा देता हूं, ठीक है। ये है जी, ये है डी और ये है ई। बीच में लाइन कुछ ऐसे है, ये है 50 डिग्री, ये है 90 डिग्री और ऊपर वाला एंगल हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता अगर हम पूरा ट्रायंगल लें तो ये वाला एंगल आ जाएगा 40 डिग्री का, एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, तभी तो ये 90 तभी तो 180 बनेगा। अच्छा, वो कह रहे हैं ये वाली जो साइड है जी सी और जी एफ, ये दोनों साइडें आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर ये x हुआ तो ये भी x होगा। बेसिकली ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा और बेस के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इन 3 एंगल्स का सम 180 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो x प्लस x कितना हो गया 2x, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 40 कितना होगा 140, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, तो 140 डिवाइडेड बाय 2 इज 70। तो ये वाला भी 70, ये वाला भी 70, ठीक है। हमसे उन्होंने कौन सा पूछा है, डी सी एफ। अगर ये 170 है और 70 है तो ये 110 होगा, तभी इन दोनों एंगल्स को मिलाकर 180 आएगा। इसका मतलब 110 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये एमसीक्यू है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन और मुझे लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड फिगर दी हुई है, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन। एक बार रीड करते हैं। राजू एंड प्रिया आर कजिन्स एंड बोथ वेंट टू विजिट मुगल गार्डन। बिफोर गोइंग दे सर्च द लोकेशन ऑफ देयर डेस्टिनेशन ऑन अ मैप. During searching, they found a map that Akbar Road and MG Road form a right angle at their intersection point, and Hudson Lane from 57 degree angle with MG Road. ठीक है भाई, तो ये सारा मैंने डायग्राम बना दिया। मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। वही कोई क्या नाम है बच्चे का, राजू एंड प्रिया, 2 बच्चे हैं जो मुगल गार्डन गए हैं घूमने के लिए और उन्होंने मैप निकाला। जब उन्होंने मैप निकाला तो एक अकबर रोड है, एक बीटी रोड है, ठीक है, और एक एमजी रोड है। तो वो क्या कह रहे हैं, अकबर रोड और एमजी रोड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड मुझे डायग्राम सही से चेक कर रहे हैं तो भाई अच्छा ये नहीं लिखा मैंने, हडसन लेन। ये क्या है आपकी, हडसन लेन। तो हडसन लेन के और एमजी रोड के बीच में 57 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये है एमजी रोड, ये है हडसन रोड, ठीक है। हडसन भाई देख लेना क्या है, हडसन लिख रहा है मुझे। तो आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन अकबर रोड एंड हडसन लेन। मतलब कि आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला हडसन लेन और अकबर रोड के बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है। तो देखो ये पूरा एंगल है 90 डिग्री का। तो अगर मैं 90 में से 57 माइनस कर दूं तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा, कितना आएगा भाई 3 और 3। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो 33 डिग्री है। ऑब्वियसली इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 90 आना चाहिए, ठीक है। सो 33 इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर आ जाइए। इफ अ हडसन लेन मेक्स 57 डिग्री एंगल्स विद एमजी रोड एंड एचएम रोड मेकिंग 37 डिग्री विद एमजी रोड। तो भाई ये वाला जो है देखो, एचएम रोड और एमजी रोड इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है वो 37 डिग्री का एंगल बताया, ठीक है। देन व्हाट टाइप एंगल डज फॉर्म बिटवीन हडसन लेन एंड एचएम रोड। तो वो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो किस टाइप का एंगल बन रहा है। भाई दोनों को ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा जरा देखिए, 57 डिग्री प्लस 37 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 14 कैरी 1 8 और प्लस 9, तो 90 से बड़ा है। जो 90 से बड़ा होता है बेटा वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है।
अब आ जाइए यहां पर, इफ राजू इज स्टैंडिंग ऑन एमजी रोड इन दी वेस्ट डायरेक्शन, तो भाई ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ठीक है। तो वो वेस्ट की तरफ खड़ा हुआ है, ठीक है। कहा गया एमजी रोड इन वेस्ट डायरेक्शन एंड प्रिया इज ऑन एचएम रोड, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट एंगल दे कैन कवर इन ऑर्डर टू मीट, ठीक है। तो ये कहां पर खड़ी हुई है, एचएम रोड पे, ये यहां पर। तो भाई अगर ये मिलना चाहते हैं तो शॉर्टेस्ट एंगल ये वाला होगा। ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होगा, आप जरा ध्यान से सुनना, ये तो है 90 डिग्री और यहां से यहां तक ये भी 90 होना चाहिए था, बट ये है 37। तो अगर आप 90 में से 37 माइनस कर दें तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। जो भी एंगल आएगा उसमें 90 ऐड कर देना, आपको पूरा एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐड करोगे तो 7 और यहां पर आएगा 12, तो 127। तो ये वाला जो है 127 है। 127 में आपको 90 ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 7, 11, कैरी 1, 2, तो 217 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। मैं जरा इसको इरेज कर देता हूं। क्या हो गया भाई, 90 माइनस 37 आपने प्लस कर दिया। अच्छा ओ सॉरी, अच्छा ठीक है कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा मैंने थोड़ा सा भैया तो 90 डिग्री है ना, मैंने 180 में से माइनस कर दिया क्या, आपने प्लस कर दिया 37। कोई बात नहीं, इधर देखो ये पूरा 90 है, तो 90 में से 37 माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहां पर कितना आएगा 3, यहां पर कितना बचा 8, 5, तो ये वाला एंगल जो है वो 53 है, सॉरी ये 53 है और ये 90 है, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखो उन्हें पता है बच्चे कैसी गलती करते हैं, उन्होंने देखो 217 दिया हुआ है ऑप्शन में, समझ रहे हो। तो जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है किस तरीके की गलतियां हो सकती हैं। इसको ऐड करोगे तो 3, इसको ऐड करोगे तो 14, 143, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आ जाओ इधर, यहां पर द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म्ड बिटवीन एमजी रोड, तो ये रहा आपका एमजी रोड और इन ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, एमजी रोड इस वाले डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन विद हडसन लेन। हडसन लेन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बताना है, जरा ध्यान से देख लीजिए। रिफ्लेक्स एंगल होता है बड़ा वाला एंगल, यहां से यहां तक। देखिए कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। 360 में से अगर मैं अंदर वाला माइनस कर दूं विच इज 57, तो मुझे रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। 10 माइनस 7 कितना होता है 3, यहां पे कितना बचेगा 5, 5 माइनस 5 इज 0 और यहां पे कितना बचेगा 3, तो 303, मतलब के ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहां पर पूरा का पूरा जो खेल है वो लैंग्वेज का है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट लैंग्वेज अगर पढ़कर आपको समझ में आएगा तभी आप सही से कर पाएंगे, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एज वेल एज लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति अ काइट फ्लाइंग फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन गोकुल धाम सोसाइटी। टप्पू या टप्पू देख लेना भाई, जो भी है। टप्पू एंड हिज फ्रेंड्स टुक पार्ट इन द फेस्टिवल। टप्पू एंड हिज फ्रेंड्स फ्लाई the kites from different positions on the ground and make various geometric positions as intersections of parallel lines with transversal, ठीक है। तो ये देखिए जरा, आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए। देखिए मैंने फर्स्ट 2 जो आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस कराए वो एमसीक्यूज थे, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो एक बार रीड करते हैं। वो बोल रहे हैं इफ AB is parallel to CD, तो AB is parallel to CD। अब टप्पू स्टैंडिंग ऑन पॉइंट F, तो ये जो है लड़का है लड़की भाई देख लेना, F पर खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है। एंड हिज, अच्छा लड़का है भाई, हिज लिखा हुआ है। हिज अनदर फ्रेंड गोगी ऑन पॉइंट E, तो एक और उसका फ्रेंड है E पर खड़ा हुआ है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, ठीक है। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। दी ये क्या लिखा हुआ है, फिंगर नहीं हुआ है। अरे शांत रुक जाओ, देख लेता हूं। अरे रुक जाओ भाई, चेक कर लेता हूं। फाइंड एंगल है भाई, फाइंड एंगल मेड बाय
फाइंड एंगल, यहां पर क्या आएगा, एंगल आएगा, एंगल मेड बाय W, ठीक है। Then find angle made by द फाइंड, रुक जाओ चेक कर लेते हैं, द फाइंड एंगल, देन फाइंड होगा, देन फाइंड एंगल मेड बाय W, ठीक है भाई, जरा ध्यान से सुन लीजिए। 50 डिग्री, अब जरा देखिए, अगर ये 50 डिग्री है और ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो इधर जरा सॉल्यूशन में, एंगल एफ ई डी कितने डिग्री का एंगल है, 50 डिग्री का। ये आपको क्या है, गिवन है, ये तो गिवन हो गया। अब जरा देखिए एंगल ए एफ सी, ए एफ सी किसके इक्वल है, एंगल एफ ई डी के, एफ ई डी के, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी कितना हो गया 50 डिग्री का। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड, देखो ये दी हुई है आपको फिगर, सेकंड फिगर। अब वो आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, एंगल ई एफ सी, ई एफ सी मतलब ये वाला एंगल। अब जरा देखिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए या फिर को इंटीरियर एंगल्स हो गए। बिकॉज देखिए इसका तो कोई रोल है ही नहीं, इसका कोई रोल है ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों एंगल्स की हेल्प से आप नीचे वाला एंगल निकालेंगे। तो आप लिखोगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ई एफ सी, ए ई एफ प्लस ई एफ सी, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, एंड रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें से हमें ये वाला एंगल पता है कितने डिग्री का, 75 डिग्री का। भाई ऊपर वाली सिचुएशन अलग है, नीचे वाली सिचुएशन अलग है, इसीलिए क्वेश्चन में 2 डिफरेंट फिगर्स दी हुई है, ठीक है। तो एंगल ई एफ सी 180, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, तो 180 माइनस 75, एंगल कितने डिग्री का आ गया 105 डिग्री, ठीक है। तो ये दूसरा सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से जो आपके केस बेस्ड हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका एमसीक्यू, ठीक है, और दूसरा हो सकता है सब्जेक्टिव। तो दोनों तरीके के आपको क्वेश्चंस करा दिए। आई होप कि बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।